वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के पेपर 1 के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको बता दूँ कि जो है राजा राम मोहन राय, और इसके अलावा आप देखेंगे महादेव गोविंद रानडे, आपको इसके अलावा विवेकानंद स्वामी जी, इन सभी से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि ये शॉर्ट मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और ये दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय टाइप की प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है। लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो आपकी लिखित परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय से बनने वाले प्रश्नों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद में और भी विद्वानों के अनुसार जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको समझने का प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद में और भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए प्रश्न है पहला, आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय की सोच और विचार पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय की सोच और विचार क्या थी, यानी कि कुल मिलाकर के आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय की जो पॉलिटिकल एक प्रकार से उनके विचार थे, राजनीतिक विचार थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो उनकी विचारधारा समझते हैं। राजा राम मोहन राय को अगर आप ना जानते हो तो भारतीय एक प्रकार से क्रांति की या भारतीय पुनर्जागरण के एक प्रकार से जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया। किसका अंत किया? सती प्रथा का भी अंत किया राजा राम मोहन राय ने। 1815 में इन्होंने आप देखेंगे आत्मीय सभा, ठीक है, किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना भी करी। यही आत्मीय सभा जो है बाद में चल करके यही आत्मीय सभा जो होती है 1828 में, आप जानते हैं एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज किसने करी है? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने करी है। यानी राजा राम मोहन राय भारतीय राजनीति की ही दृष्टि से नहीं बल्कि भारतीय समाज सुधारक के रूप में बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय की जब आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस भी हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, और एक अच्छे विचारक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं ये, ठीक है। और आपको बता दूं भारत में पुनर्जागरण का उद्धारक या पुनर्जागरण का जनक इन्हीं को माना जाता है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने जो है तमाम प्रकार की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज के कई सारे सिद्धांत हैं, हालांकि यहाँ पर ब्रह्म समाज के बारे में आपको विस्तार से नहीं जानना है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना है। देखिए राजा राम मोहन राय की विचारधारा की अगर बात की तो पहली बात ये कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पश्चिमी सभ्यता मतलब जैसे जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा का इन पर खूब ज़्यादा खूब प्रभाव था। तो ये एक प्रकार से भारत को भी वैसा बनाने का प्रयास कर रहे थे, और इसी कारण से उन्होंने वहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता को ही एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय संविधान की अगर बात की तो भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 के ए वाले सेक्शन में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए में बताया गया है। तो बोलने की स्वतंत्रता उन्होंने एक प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता की, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुत सारी चीज़ें सीख करके भारत में उन्होंने उनको लागू करने का प्रयास किया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। यानी पश्चिमी सभ्यता से, ये पाश्चात्य जो देश है वहाँ की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, पहली बात। तो पहली विचार इनके ये थे, ठीक है। दूसरी बात इनके बारे में आप क्या जान सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है फैक्टर? दूसरी बात इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बंगाल में उन्होंने जैसा देखा और जैसी प्रथाएं उन्होंने देखी उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि लोग उनको मतलब कि अंधता से स्वीकार किए जा रहे थे। यानी एक प्रकार से आपको बता दूं कि जो बातें राजा राम मोहन राय बोलते थे उसका भी लोग समर्थन करते थे, और कहीं ना कहीं पे जो आप देखेंगे धार्मिक गुरु होते थे वो जो बातें बोलते थे उसका भी लोग एक प्रकार से अंधविश्वास के साथ आंख मूंद करके भरोसा करते थे। तो उन्हीं सभी बातों को एक प्रकार से इन्होंने खंडन किया, और बंगाल में एक प्रकार से इन्होंने देखा कि जैसी प्रथाएं, जैसी मतलब उनकी सारी चीज़ें हैं, मतलब प्रथा वगैरह है जो चली आ रही उसको लोग वैसे ही फॉलो करते जा रहे हैं। तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरी बात इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, तीसरी बात आप देखेंगे उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान दिया और उनके
सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण पर। सती प्रथा आपको बता दूँ एक ऐसी प्रथा थी जिसमें क्या होता था, सती प्रथा की अगर बात की जिसको 1829 में कानून बना करके, ठीक है, इसको समाप्त करवाया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है राजा राम मोहन राय की। ठीक है, एक दिन का कोई काम नहीं था कि 1829 में केवल सती प्रथा बंद होगी। सती प्रथा का कानून पास हुआ था, निरोधक कानून, ठीक है, सती प्रथा को बंद करने का कानून। लेकिन सती प्रथा बेसिकली थी क्या? सती प्रथा होती ये थी कि भाई जो महिलाएं एक प्रकार से अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पति को परमेश्वर के रूप में देखती थी, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वो जब पति उनके मर जाते थे तो विधवाओं की संख्या चूंकि ना बढ़े इसके लिए, या फिर और तमाम प्रकार के कारण इसके दिए जाते हैं, तो उसके लिए उनकी पत्नियां जो होती थी वो उनके साथ चिता में अपने आप को मतलब कि दाह मतलब कूद जाती थी चिता के साथ, खुद भी जल जाती थी। ये एक प्रकार सती प्रथा थी। लेकिन ये सती प्रथा ये बहुत ही एक प्रकार से बेकार बुराई थी, क्योंकि अगर आपका पति मर गया है तो क्या आपको जीने का अधिकार नहीं है केवल इसके लिए कि भाई विधवा को देखने से पाप, मतलब कि आज भी आप देखेंगे हिंदुओं के घरों में जब विधवाओं को देखा जाता है तो विधवा को देख करके अगर आप कहीं जाते हैं तो अशुभ माना जाता है। ठीक है, ऐसे लोग बताते हैं कि अगर कहीं जो है जाते समय गुप्ता जी का मुंह देख लो तो फिर अशुभ होता है। ठीक है, अगर आपने दुकान खोली, अगर यादव जी ने सबसे पहले सौदा ले लिया तो आपका बहुत बढ़िया बिक्री होगी, चलेगी दुकान। ऐसी मान्यताएं आप देखें गांव देहात में आज भी मान्यताएं प्रचलित हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मान्यताएं कह रही, तो इसको लेकर के आप बुरा मत मानिएगा कोई। तो महिलाओं पर एक प्रकार से तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि मध्यकाल तक आते आते आप देखेंगे महिलाओं, आप देखेंगे जो पर्दा प्रथा है, हिंदुओं में पर्दा प्रथा पहले नहीं थी। जब मुस्लिम आक्रांता आए या विदेशी आक्रांता आए, यहाँ पर यमन हूण से लेकर के तमाम प्रकार के आए, तो उन्हीं से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन इसलिए किया गया ताकि एक प्रकार से मुस्लिम या एक प्रकार से जो मुस्लिम इनोवेशन हुआ या जो अन्य एक प्रकार से यमन हूण शक कुषाण ये सब आए, इन सभी लोगों के बचने से मतलब उनसे बचने के लिए तमाम प्रकार की गतिविधि की गई। तो ऐसे में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ वही धीरे धीरे बनती चली गई। वो किसी सिचुएशन में की गई थी और उस सिचुएशन का एक प्रकार से लोगों ने गलत तरीके से उसको बयां किया, गलत तरीके से उसका एनालिसिस प्रस्तुत किया लोगों के समक्ष। अगला है, उन्होंने ईश्वर को एक माना। उन्होंने क्या माना? ईश्वर को एक माना, यानी ईश्वर क्या है? एक है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। उन्होंने एक ईश्वरवादी ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कब करी थी? 1828 में। एक ईश्वरवादी क्या मतलब होता है? एक ईश्वरवाद का मतलब होता है कि दुनिया में ईश्वर एक ही है। ठीक है, ये अलग अलग ईश्वर नहीं है, सभी का मालिक एक है। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये वाली बात। तो ये ब्रह्म समाज का मानना था। इसके अलावा आप देखेंगे, अच्छा, राजा राम मोहन राय की अगर बात की है तो इनके द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार भी कई सारे किए गए, जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खूब विरोध किया। मूर्ति पूजा हिंदुओं की प्रकार से प्रमुख आस्था मानी जाती है। मूर्ति पूजा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि मूर्ति पूजा का एक वैज्ञानिक प्रमाण ये रहता है हिंदुओं का कि मूर्ति पूजा, अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका ध्यान ना भटके, इसीलिए मूर्ति पूजा एक प्रकार से हिंदू लोग करते हैं। और हिंदुओं की जो मूर्ति होती, माता जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, अभी नवरात्र चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी सुंदर बनाई जाती है और युवा अवस्था में बनाई जाती है। कभी आपने सोचा कि दुर्गा जी की मूर्ति वृद्ध अवस्था में क्यों नहीं बनाई गई? नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कभी दिमाग में आया नहीं। मूर्ति इसीलिए हमें जो है युवा अवस्था की ओर बहुत खूबसूरत बनाई जाती, ताकि जब आप कभी खूबसूरत लड़की को देखें या किसी युवा अवस्था की लड़की को देखें तो आप उसमें मातृत्व भावना को देखें। ठीक है, क्योंकि जब आप दुर्गा जी को देखेंगे और दुर्गा जी को माता मान करके उनकी पूजा करेंगे तो आप ऐसी जो कन्याएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, जो बहुत ही खूबसूरत होंगी, बहुत ही सुंदर होंगी, उनको आप माता के भाव से देखेंगे, मातृत्व के भाव से देखेंगे। इसलिए मूर्ति पूजा एक प्रकार से यहाँ पर प्रचलित हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मूर्ति पूजा कोई बेकार चीज़ नहीं है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं वो तर्क दें अगर मुझे अच्छे तरीके से। वो पहाड़ पूजे, हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस का संसार, वो अलग बात है। पाथर पूजने का कोई मतलब ही नहीं, उससे ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, और एक प्रतीक रूप में पूजा जाता है। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है अपने अपने हिसाब से बातें करते हैं। हालांकि देखिए, अपने अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपने अपने विचारों के हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। ठीक है, तो मूर्ति पूजा के इन्होंने राजा राम मोहन राय ने खूब विरोध किया। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उनके मन में कई बार साधु बनने का विचार आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया, क्योंकि उनका मन जो था, मतलब उनकी माँ जो थी, वो ये नहीं चाहती थी कि ये बने साधु। मूर्ति पूजा के विरोध के कारण से उन्हें परिवार से भी निकाल दिया गया था।
क्योंकि मूर्ति पूजा का जब ये विरोध कर रहे थे लगातार, तो इनको अपने परिवार से भी एक प्रकार से बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि भाई अगर आप अपने परिवार में आज किसी हिंदू धर्म की बढ़िया, जैसे आप दीपावली सभी लोग मना रहे हैं हिंदू धर्म में, आप दीपावली ना मनाओ, आप कहो कि दीपावली मैं नहीं मनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है, पूजा नहीं करूंगा लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा नहीं करूँगा, भगवान को नहीं मानूंगा, जाहिर सी बात है घर वाले आपके बोलेंगे। तो ऐसे तब के ज़माने में, और तब और तो एकदम से सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तब बहुत ज़्यादा जटिल धर्म हुआ करते थे, और देश निकाला भी इनको दे दिया गया, ठीक है। दूसरी बात इनकी जो रही है एक प्रकार से, दूसरा काम जो इनका रहा है वो ये रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी इन्होंने। ब्रह्म समाज की स्थापना एक प्रकार से हिंदू धर्म में जो फैली कुरीतियाँ थीं, अब कुरीतियों में कुछ जो ये कुरीतियाँ बताते हैं राजा राम मोहन राय, ये सारी की सारी कुरीतियाँ नहीं थी, ठीक है, कुछ कुरीतियाँ मान सकते हैं आप। तो उन्हीं कुरीतियों से निपटने के लिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और इसकी स्थापना से भारत में पहली बार क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार एक प्रकार से आंदोलन की शुरुआत होती है। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय से ही होती है। राजा राम मोहन राय के जरिए ही आप देखेंगे कि जो है राजा राम मोहन राय के जरिए क्या हुआ भाई, राजा राम मोहन राय के जरिए ही कई प्रकार की चीज़ें हुई, जैसे कि सती प्रथा जैसे जो कुरीति थी, उस कुरीति को पहचाना गया और उसका विरोध किया गया। तो ये तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त काम किया राजा राम मोहन राय ने। तीसरी बात इनका ये रहा सबसे बढ़िया काम, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सती प्रथा क्या है, सती प्रथा भारतीय समाज की बहुत बड़ी प्रथा थी, जिसमें पति के मर जाने के बाद में पत्नी को उसके साथ चिता पर बिठा दिया जाता था, और इसका राजा राम मोहन राय ने क्या किया, घोर विरोध किया। और 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसके विरोध में एक कानून बनाया, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। 1800 लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय वायसराय थे, और राजा राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर के कानून पास करवाया, और इसको एक प्रकार से गैर कानूनी सिद्ध कर दिया गया। राजा राम मोहन राय के बारे में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि राजा राम मोहन राय का धर्म, ये धर्म को लेकर के क्या बताते हैं, इसको जानते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात की तो सभी धर्मों की मौलिक सत्यता पर विश्वास करते थे। मुस्लिम लोग जो थे इनको मुसलमान मानते थे, और वहीं पर आप देखेंगे इनको हिंदू लोग जो थे, हिंदू भाई इनको हिंदू धर्म का मानते थे। ईसाई लोग जो है इसमें पीछे नहीं थे। मतलब यहाँ तक कि आप देखेंगे अंग्रेजी पत्र में लिखा मिलता है इनके लिए कि राजा राम मोहन राय को गवर्नर जनरल बना देना चाहिए, क्योंकि वो ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, और ना ही मुस्लिम हैं, ठीक है। यानी राजा राम मोहन राय किसी एक धर्म की कुरीतियों या किसी एक धर्म के से बंद करके नहीं रहते थे। वो सभी धर्मों की सुधार की बात करते थे, सभी धर्मों में जो कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों का विरोध करते थे, जम करके विरोध करते थे, उन कुरीतियों को एक प्रकार से खंडित करने का भी काम करते थे, ठीक है। तो ये थे राजा राम मोहन राय। थोड़ा सा और इनके बारे में जान लीजिए आप। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। पर्दा प्रथा मतलब जो घूंघट वगैरह होता है वो, ठीक है, जैसे मुसलमानों में बुर्का पहनी जाती है और हिंदुओं में घूंघट। बाल विवाह मतलब कि 12 साल 8 साल पर छोटे से लड़का लड़की तभी शादी कर देते थे, ठीक है, तो उसका विरोध किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित बाल विवाह, जिसमें बच्चों का जल्द ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और 4-5 साल पर उनका गौना आता था। विवाह होते वक्त उनको पता नहीं होता था कि हमारा विवाह किसके साथ हो रहा है, वो होशियार ही नहीं होते थे, ठीक है, बाल विवाह वो था। और इसका विरोध उस समय राजा राम मोहन राय ने किया था। वही पर्दा प्रथा की अगर बात की जाए तो पर्दा प्रथा को लेकर के भी एक प्रकार से कई विरोध किए गए हैं, ठीक है। जो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था वही पर्दा प्रथा थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। यानी पर्दा प्रथा और सती प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और ऐसे तमाम प्रकार की कुरीतियों का, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो ये सब धार्मिक काम इन्होंने करे बहुत सारे, ठीक है। कुछ शैक्षणिक सुधार इन्होंने भी किया है। शैक्षणिक सुधार मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किया उसको थोड़ा सा और जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया? सबसे पहली बात, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी। वेदांत कॉलेज की स्थापना साल 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। कब करी थी? 1825 में। और इसकी स्थापना की जिसने वेदों के साथ साथ भौतिक विज्ञान और पश्चिमी संस्कृति, यानी जो पश्चिमी समाज है, जो यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय कल्चर है, यूरोपीय समाज के बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता था। कहाँ पर? एक प्रकार से वेदांत कॉलेज में, ठीक है। वेदांत कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाता था?
वेदों के साथ, वेदों को तो पढ़ाया ही जाता था, उसके साथ साथ भौतिक विज्ञान और जो पाश्चात्य विचारधारा, पाश्चात्य संस्कृति, उसको भी पढ़ाया जाता था। दूसरी बात इसमें यह थी कि हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा करी गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। किसने? राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। यह उस समय का आधुनिक कॉलेज था हिंदू कॉलेज, जो कि 1817 में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो ये था इनके शैक्षणिक विचार। इनके राजनीतिक विचारों की अगर बात की जाए तो इनके राजनीतिक विचार कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, आर्थिक के साथ ही साथ राजनीतिक विचार भी दिए हैं, जिनमें आप निम्नलिखित विचार देते हैं, जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता को लेकर के राजा राम मोहन राय के कुछ विचार हैं। नागरिक स्वतंत्रता को लेकर के राजा राम मोहन राय कहते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देश जो हैं उनका अध्ययन किया नागरिक स्वतंत्रता को लेकर के, और उन्होंने पाया कि वहाँ चल रही जो संवैधानिक सरकार है वो नागरिकों को जो अधिकार दे रही है वह भारत में भी दिए जाएं। सभी की समानता पर भी राय, मतलब कि राजा राम मोहन राय ने जोर दिया, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, ऐसे तमाम प्रकार के जो अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में शामिल है, उन सभी अधिकारों की बात राजा राम मोहन राय ने भी करी थी। दूसरा है न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था पर इन्होंने क्या टिप्पणी करी? न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने 1827 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, मतलब 1827 ईस्वी में ये एक प्रकार से उन्होंने ज्यूरी एक विरोध किया, और इसके अनुसार ईसाई तो हिंदू और मुस्लिम के फैसले कर सकता था, लेकिन हिंदू और मुस्लिम ईसाइयों के फैसले नहीं कर सकते थे, जिससे भेदभाव उत्पन्न होता था। तो यानी कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी भी करी। इसके अलावा आगे देखेंगे प्रशासनिक संबंधी जो इनके विचार थे उनमें कुछ चीज़ें शामिल हैं। देखिए, प्रशासनिक विचारों की अगर बात की जाए राजा राम मोहन राय के, तो पहली विचार ये है कि 1822 ईस्वी में कॉमन सभा की प्रवर समिति के समक्ष इन चीज़ों की सिफारिश की थी इन्होंने। दूसरी बात, देसी लोक सेवा की स्थापना करी इन्होंने। तीसरी बात, देशवासियों को अधिक नौकरियां और उच्च पद सेवा, मतलब उच्च पद देना, ये भी एक प्रकार से काम किया। रैयतवाड़ी भूमि प्रबंधन में सुधार लाने की बात करी। योग्यता के अनुसार पदों पर नियुक्ति की जाए, ऐसा भी इन्होंने कहा। तो ये कई सारी चीज़ें इन्होंने प्रशासनिक विचार दिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचार पर प्रकाश डालें। महादेव गोविंद रानाडे का आर्थिक विचार या आर्थिक दर्शन जो है, दर्शन माने विचार ही होता है। क्या है आर्थिक दर्शन इनका, समझने का प्रयास करते थोड़ा सा। देखिए, रानाडे की अगर बात की जाए, महादेव गोविंद रानाडे, तो भारतीय आर्थिक चिंतन के क्षेत्र में भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री माने जाते हैं। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, उनके द्वारा भारतीय आर्थिक जीवन का वर्गीकृत विवरण भावी अर्थशास्त्रियों का मार्गदर्शक होता है। भावी मतलब कि जो आने वाले अर्थशास्त्री हैं वो इनके भारतीय आर्थिक दर्शन को या उनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं उनको फॉलो करके आगे अपना शोध रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। उनके प्रमुख आर्थिक विचारों की अगर बात किए तो वो आगे लिखे हुए हैं, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन्होंने जो विचार दिए हैं उनमें खास करके दरिद्रता को लेकर के इन्होंने विचार दिया कि भारत में दरिद्रता क्यों है। इस पर उन्होंने गहरा रिसर्च किया। भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारण। पहली बात, रानाडे ने भारत की आर्थिक अवनति मतलब होता है गिरावट, दरिद्रता पर गंभीरता से विचार किया तथा उसके कारणों पर प्रकाश डाला। दादा भाई नौरोजी भी बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बड़ी फेमस पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। इसमें भारत की दरिद्रता के लिए जिन निर्गम सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया था उससे रानाडे सहमत नहीं थे। यानी दादा भाई नौरोजी जो विचार दिए थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में, जो निर्गम सिद्धांत था उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे रानाडे जी। रानाडे ने उससे ही कुछ विचारों से सहमत थे, लेकिन कुछ विचारों से सहमत बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू को भ्रामक बतलाया, यानी कि ये भ्रम वाला है। और जब तक हम इंग्लैंड को भारी कर देते हैं, मतलब भारी कर देते रहेंगे इंग्लैंड को, तब तक हमारे दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। यानी इंग्लैंड को जब तक हम कर देते रहेंगे तब तक हमारे दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा और हमारे यहाँ से गरीबी नहीं जाएगी। ये
महादेव गोविंद रानाडे का कहना था। रानाडे ने स्पष्ट कहा कि इस बार कर एक अंश तो उस धन का ब्याज है जो हमें उधार दिया जाता है अथवा हमारे देश के उद्योग धंधों में लगाया जाता है। अतः हमें शिकायत न करके उल्टी इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि एक ऐसा साहूकार है जो ब्याज की अल्प दर पर हमारी क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। ठीक है। रानाडे के अनुसार भारत की दरिद्रता के मुख्य रूप से 6 कारण थे। वो 6 कारण कौन कौन से, 6 प्रमुख कारण जो है भारत में दरिद्रता के। पहला कारण क्या है, धन उत्पादन के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर रहना। यानी कि भारत में क्या है, धन उत्पादन के लिए लोग कृषि पर ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं, अधिकतर लोग कृषि पर डिपेंडेंट हैं भारत में। ठीक है, तो ये पहला कारण है गरीबी का। दूसरा कारण ये है कि नए उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी का अभाव है, पैसे का अभाव है। पूंजी माने पैसा, पैसा यहाँ पर नहीं है, तो पैसे का क्या है, कमी है। अभाव माने होता है कमी। ठीक है, तो पैसे की कमी है, ये दूसरा कारण हो गया। नए उद्योग तब नहीं लग पाएंगे जब पैसे होंगे, पूंजीपति जब होंगे तभी लग पाएंगे। इसके अलावा तीसरी बात ऋण की पुरानी व्यवस्था है, ऋण देने की पुरानी व्यवस्था है। जब नई व्यवस्था आएगी तो उसमें ऋण बैंकों के द्वारा दिया जाएगा, और जब ऋण बैंक अच्छे तरीके से देंगे, अच्छे दर पर देंगे, तो लोग पैसा लेंगे और पूंजी होगी, लोगों के पास तरलता होगी मार्केट में, फिर बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे। कुछ क्षेत्रों में जनाधिक्य है, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या का ज़्यादा होना ही जनाधिक्य होता है। तो जनसंख्या एक प्रकार से अपने पीक पर है, हाई लेवल में है। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, इस कारण से मेरे भाई भारत में गरीबता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पांचवा कारण है साहस और जोखिम उठाने की क्षमता का अभाव है। भारत के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अमेरिका का 21 साल का लड़का जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, लेकिन या इंग्लैंड का, लेकिन भारत के लोग रिस्क लेने से कतराते हैं। ठीक है, जैसे अब किसी को ले लीजिए आप, तो रिस्क बहुत कम लेते हैं, तो साहस और जोखिम वाले जो चीज़ें होती हैं उसमें भारत के लोग पीछे रहते हैं। इसके अलावा परंपरागत सामाजिक ढांचे और गतिशील अर्थव्यवस्था के बीच में एक प्रकार से असामंजस्य है। यानी कि परंपरागत सामाजिक ढांचा जो है एक तरफ, दूसरी तरफ गतिशील अर्थव्यवस्था, दोनों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी अपने यहाँ पर विकास के मार्ग में तमाम प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये कई कारण है। महादेव गोविंद रानाडे ने कृषि अर्थव्यवस्था संबंधी भी विचार दिए हैं। रानाडे ने देश की कृषि की दयनीय स्थिति और उसकी निश्चित प्रकृति को भारत की गरीबी का एक प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार देश अनन्य रूप से कृषि पर निर्भर था और कृषि की स्थिति अनिश्चित थी। किसानों की दशा बड़ी भयावह थी और वह ऋण के बोझ से कुचले जा रहे थे। ग्रामीण उद्योग समुचित पूंजी के अभाव में नष्ट हो गए, नष्ट प्राय हो चुके थे, और सरकार भू राजस्व यानी कि टैक्स जो थी भूमि पर वो ज़्यादा बढ़ा रही थी। इसलिए रानाडे चाहते थे कि किसानों को ऋण से उबारने के लिए, किसानों को कर्जे से मुक्त करने के लिए कानून बनाया जाए, और भू राजस्व व्यवस्था जो है यानी कर लेने की जो प्रणाली है उसका तत्काल उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, ये महादेव गोविंद रानाडे सरकार से चाहते थे कि भाई जो टैक्स आप भू राजस्व ले रहे हैं उसमें चेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया महादेव गोविंद रानाडे से बनने वाला प्रश्न। तीसरे जो विद्वान हैं आपके, वो कौन है, वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार बड़े अच्छे विचार हैं स्वामी जी के। स्वामी विवेकानंद, सरस्वती की अगर बात की, विवेकानंद जी बहुत अच्छे विद्वान आदमी थे ही, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, हिंदू धर्म का परचम लहराया, ये विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो मूलतः धार्मिक महात्मा स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है। कुछ लोग बताते हैं धर्म जनता के लिए अफीम है, जैसे कार्ल मार्क्स, लेकिन कार्ल मार्क्स से बहुत बड़े ज्ञानी थे ये विवेकानंद जी। आपको बता दूं कि विवेकानंद एक प्रकार से धर्म को राजनीति का एक अंग मानते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारा राजनीति से क्या संबंध है, तुम तो एक टीचर हो, तुम्हारा धर्म से के साथ क्या संबंध, तुम तो एक टीचर हो। क्योंकि टीचर लोग और बड़े बड़े लोग जब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब टीचर लोग धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो धर्म कैसे अच्छे तरीके से काम करेगा। क्योंकि धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उनको एक टीचर, एक सुधारक ही सही कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो धार्मिक महात्मा थे स्वामी विवेकानंद जी, मानते थे कि धर्म का राजनीति से गहरा संबंध है,
और वे सामाजिक जीवन से विरक्त होकर के केवल निजी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या तथा समाधि में लीन नहीं थे। वे एक प्रकार से एक सक्रिय सन्यासी थे। सक्रिय मतलब कि एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी थी और समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। युवा वर्ग को एक प्रकार से युवाओं के आइडल माने जाते हैं। युवा वर्ग इन्हीं के मतलब युवा दिवस के रूप में इन्हीं के बर्थडे को मनाया जाता है। उनके कार्यों से तत्कालीन राजनीति बहुत प्रभाव मतलब उस पर राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा आप समझ सकते हैं। आइए उन बिंदुओं को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहली बात, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता जो इनकी रही वो क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, भारत में विदेशी साम्राज्य था, क्योंकि भारत में विदेशी साम्राज्य हमेशा से रहा है, पहले नहीं था लेकिन बाद में आकर के हो गया। अंग्रेज यद्यपि मुसलमान शासकों की भांति तलवार और क्रूरता से हिंदू धर्म के विनाश में तो नहीं लगे थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म ने तो ज़बरदस्ती मंदिर गिरवा करके और तलवार से गटी मतलब कि गले पर रख करके एकदम से कि बोलो अब जो है आप ये धर्म कबूल करो ऐसे करके। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अंग्रेज जो थे ये इनका उद्देश्य था कि दूसरे अपेक्षाकृत सभ्य ढंगों से, यानी कि ऐसे ढंग से जिससे लोगों को खतरा ना हो, भारत के गौरव और सांस्कृतिक जो प्रतिष्ठा थी भारत की, जो पूरे संसार में विश्वविख्यात थी, जो भारत सोने की चिड़िया और भारत विश्व गुरु कहलाता था, उसको नष्ट करने का प्रयास एक स्वीट पॉइजन की भांति एक प्रकार से अंग्रेज लोग दे रहे थे। इसी मार्ग पर चल रहे थे ये। देश के लिए कठिन घड़ी में स्वामी विवेकानंद का अभ्युदय होता है। स्वामी जी ने धर्म तथा संस्कृति की महानता को जनता के सम्मुख स्पष्ट किया और भारतीयों को धर्म के बारे में बताया। भारतीयों को अपने अतीत के बारे में समझाया, उनके अतीत के बारे में कि आप क्या हो, ठीक है। और राष्ट्रीय गौरव जो था प्राचीन उसको उसके बारे में परिचित करवाया। उससे क्या हुआ कि जागृति एक प्रकार से का जो मूल मंत्र था वो एकदम से अपने उफान पर आया और जो युवा वर्ग था उस समय का उसको पता चला कि हमारा भारत जो था वो कैसा था। यानी कि इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता यानी कि संस्कृति के बारे में जो भारतीय संस्कृति थी उसके माध्यम से राष्ट्रीयता जगाने का काम किया। दूसरी बात, स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा जो इनकी रही है वो स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा रही है, स्वामी विवेकानंद की जो एक महान देन है वह ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा दी, स्वतंत्रता की अवधारणा दी इन्होंने, ठीक है, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट दिया। वे स्वतंत्रता को मानव विकास का, ह्यूमन डेवलपमेंट का मूल मंत्र मानते थे कि मानव डेवलपमेंट, अगर मनुष्य का विकास होगा तो स्वतंत्रता ऑटोमेटिक मिल जाएगी, या स्वतंत्रता अगर मिलेगी तभी मनुष्य का विकास होगा। दोनों बातें, किसी वर्ग, किसी जाति या किसी धर्म विशेष की बपौती नहीं है स्वतंत्रता। जहाँ जीवन है वहाँ स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति और समाज के आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विकास में स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। स्वामी जी का कथन था कि हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करती हूँ, ठीक है। ऐसी संस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए जो क्या करती हूँ, जो स्वतंत्रता के मार्ग पर आधारित हो, ठीक है। ये स्वामी जी का कथन था। तो स्वामी जी बड़े अच्छे विद्वान थे, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो स्वामी जी ने एक प्रकार से यही कहा कि सामाजिक बंधनों को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के मार्ग में अवरुद्ध हों, और ऐसी संस्थाओं के विकास में योगदान देना चाहिए जो स्वतंत्रता के मार्ग को आगे बढ़ाती हो, ठीक है। स्वतंत्रता को लेकर के ये इनके जो विचार थे बड़े ज़बरदस्त थे। तीसरा पॉइंट ये है स्वामी जी के इससे रिलेटेड, राष्ट्रवाद संबंधी धारणा। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारत का हित सर्वोपरि था, यानी वो धर्म से पहले राष्ट्र को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे और वे सदैव मतलब सर्वत्र उसका चिंतन किया करते थे हमेशा। वास्तव में स्वामी जी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जो विचार उसे दिया भी उसे उन्होंने उनमें जो देशभक्ति थी उसमें स्वार्थ की भावना मतलब कि उसमें आपको लेस मात्र भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि इन्होंने जो विचार दिया, जो बातें बताई, उसको खुद पर प्रैक्टिकल करके एक प्रकार से उसको देखा, फिर उसके बाद में बताया, और स्वार्थ की भावना जो थी इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक संत के समान उनका लक्ष्य जो था वो समग्र मानव जाति की सेवा तथा परंतु मतलब कि था, और उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना भी एक प्रकार से जो थी वो एक प्रकार से उपस्थित थी। अतः भारतीय जनता को निर्धनता और अज्ञानता से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उनका राष्ट्रवाद भी सेवा की भावना से उत्प्रोत था, यानी राष्ट्रवाद में उनके कहीं ना कहीं पे सेवा का भाव भी जुड़ा रहता था, ठीक है।
जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसी यानी जननी जन्मभूमि भारत उनके लिए प्राणों से अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण थी, ऐसा वो कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद एक सच्चे महात्मा थे, स्वार्थी अनुयायियों के बनाए हुए नहीं, अतः मतलब कि ये कोई अपने अनुयायियों को एक प्रकार से खरीद करके या उनको स्वार्थ के बस या पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो कैसा कर रहे थे भाई, वो एक प्रकार से उन्हें एक सत्य दूर दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। धर्म क्या होना चाहिए, धर्म भारत के राष्ट्रीय हित का मुख्य अंग होना चाहिए। कार्ल मार्क्स जैसे इन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है, क्लियर। तो स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने एक प्रकार से भाषण भी दिया था शिकागो में, आप लोग जानते होंगे उस शिकागो में भाषण क्या कहा था स्वामी जी ने, कहा था, क्या बोला था भाषण में, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि जो है भाइयों और बहनों, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर कोई दोस्तों गाइस जैसे बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला था, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से बोला था, विश्व बंधुत्व की बात करी थी, ठीक है। तो ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से ये कहते हैं कि भारत को जो है एक प्रकार से फुटबॉल मैदानों की ज़रूरत है। वो एक प्रकार से भारत के लोगों को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते थे। चौथा पॉइंट, समाजवाद संबंधी जो धारणा रही है विवेकानंद जी की, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसरों को भोगने का अवसर मिले ऐसा मानते थे, इसे समाजवाद कहते हैं। स्वामी जी का विश्वास था कि वह राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है जिसे भोगते हुए जन सामान्य आर्थिक उत्थान प्राप्त ना कर सके। वे अतः समाजवादी थे, ठीक है, क्या थे वे, समाजवादी थे। वे मानते थे कि भरपेट भोजन पहली आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की होती है। जनता को यह सुख प्राप्त होगा तो वह स्वयं अपना उद्धार कर लेगी। झोपड़ियों में रहने वाली जनता को ही वे सच्ची जनता मानते हैं, क्योंकि झोपड़ी में जो व्यक्ति रहता है वो पहले भोजन के बारे में सोचेगा, भोजन जब उसको मिल जाएगा तब वो राष्ट्रवाद और धर्म के बारे में सोचेगा। भारत राष्ट्र मानते थे, इसीलिए प्रतिभा के दर्शन उन्हें इसी वर्ग में अनुभव होते थे, यानी सच्ची जनता वो किसको मानते थे, तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले थे उनको, ठीक है, यानी वो समाजवाद से एक प्रकार से समाजवाद उनके विचारों में आपको दिखता है। आगे देखेंगे, पांचवा पॉइंट है समानता का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो उनका यह सिद्धांत मतलब यह निश्चित मत था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख केवल उसी स्थिति में प्राप्त हो सकता है जब समाज में समानता हो। समाज में जब सब समानता होगी, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर जब समानता होगी, तभी एक प्रकार से समाज की एक प्रकार से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। असमानता रहते यह संभव नहीं है। इस राजनीतिक स्वतंत्रता के भाव का क्रियात्मक रूप में पालन करना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए उपयोगी और आवश्यक है। साधारण जनता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, यानी कि ये मत देखें कि हम आगे हैं पीछे, इस तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बहुत सारे काम करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लगभग 3 टॉपिक के बारे में 3 लोगों से बनने वाले प्रश्न आपके मैंने बताए, स्वामी विवेकानंद जी से बनने वाले प्रश्न, महादेव गोविंद रानाडे, और इसके अलावा यमन मतलब कि वो क्या नाम है उनका, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में समझ लिया। तो 3 क्वेश्चन यानी लगभग आपकी यूनिट नंबर 1 में जो शामिल थे आपके, वो मैंने दीर्घोत्तरी समझ लिया। यहाँ से लगभग आपके 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। ये 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। 10 नंबर आपका लगभग तैयार हो गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।